Chapters 457 Wolf King, Where Are Your Reinforcements? 458 Death of the Old Tribe Leader, 459 Lang Ya Blessed Land, 460 Number 1 Refinement Path Immortal of All Times. Chapter Start. बूढ़े ट्राइब लीडर की बेचैनी फैंग युआन को लेकर बढ़ती जा रही थी। वो चिल्लाए, वुल्फ किंग, कहाँ हैं तुम्हारे रिइंफोर्समेंट्स जिनका तुमने वादा किया था? भाईगे, फिक्र मत करो, बस आते ही होंगे। सब लोग मेरे पीछे आओ और एल्डर की मौत का बदला लो। फैंग युआन ने दहाड़ते हुए कहा और सबसे आगे निकलकर फ्रंटलाइन की तरफ बढ़ गया। लॉर्ड चांग शन यिन की रक्षा करो। गे ग्वांग ने फौरन चिल्लाकर कहा। लॉर्ड वुल्फ किंग, आप ही हमारी जीत की चाबी हैं, प्लीज हमारे प्रोटेक्शन जोन के अंदर ही रहिए। मारो, इन डरिंडन को मार डालो। ट्रूप में हर किसी की ईर्ष्या खून से लाल हो चुकी थी। वो मौत का सारा डर भूलकर एकदम जंगी जुनून में आ गए थे। भले ही वो मर जाएं, लेकिन इन भेड़ियों को भी साथ लेकर मरेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों का ये जोशीला नेचर साफ साफ दिख रहा था। गे ग्वांग जो आगे बढ़ रहा था, उससे बूढ़े ट्राइब लीडर ने पीछे खींच लिया। मेरे पीछे रह। गे ग्वांग चिल्लाया और कुछ देर तक लड़ने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा। गे ट्राइब के लीडर ने गुस्से में उससे फिर से पकड़ा और अपना हाथ उठाया। मेरे पीछे रह, ये मत भूल कि तू हमारे गे ट्राइब का यंग ट्राइब लीडर है। ये बुधो। यह सीन देखकर फैंग युआन मन हाइमन में मुस्कुराया। पूरे ट्रूप में सिर्फ बूढ़ा ट्राइब लीडर और वो हाइदर जिनका दिमाग साफ था। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इन कमीने भेड़ियों को यहां रोकता हूं। बैटल हॉल के एल्डर ने चिल्लाकर कहा। उनका शरीर अचानक फूल गया और वो एक विशाल पत्थर के आदमी बन गए। वो रैंक 3 पीक स्टेज के गू मास्टर द, लेकिन अब उनकी कल्टिवेशन अचानक बढ़कर रैंक 4 स्टेज के बराबर हो गई थी। बैटल हॉल एल्डर। गे ट्राइब लीडर का दिल दर्द से भर गया। बैटल हॉल एल्डर गे ट्राइब के दूसरे सबसे ताकतवर एक्सपर्ट द, लेकिन वो यहां अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे। जैसे हाई लॉर्ड बैटल हॉल एल्डर ने ये गू इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। सभी ने एक गहरी, दर्दनाक भावना महसूस की। बैटल हॉल एल्डर की कुर्बानी को बेकार मत जाने देना, हम इस युग का पासा जरूर पलटेंगे। फैंग युआन ने चिल्लाकर कहा। आओ, तुम दरिंदो, ये बुद्ध तुम्हारा स्वागत करता है। हाँ हाँ हाँ। बैटल हॉल एल्डर जोर से हंसे और अकेले ही अपनी ताकत से लगभग सभी 100 वुल्फ किंग्स और 1000 वुल्फ किंग्स को कुछ देर के लिए रोक लिया। उनकी मदद से ट्रूप आखिरकार मिरियड वुल्फ किंग तक पहुंच गई। मारो। जब चीजें हो ही चुकी थी, गे ट्राइब लीडर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। बाकी सब भी पीछे हो लिए और उन्होंने अपने जबरदस्त किलर मूव्स चलाए। नाइट वुल्फ किंग ने एसिडिक लिक्विड थूका और जहरीले तीर चलाए। उसका पूरा शरीर सुनहरे रोशनी की परत से ढका हुआ था और वो बेहद खतरनाक लग रहा था। यह गोल्डन बेल शील्ड गू है, हमें इससे तोड़ना ही होगा, तभी मैं वुल्फ एंस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल कर पाऊंगा। फैंग युआन चिल्लाया। आओ। भेड़ियों का झुंड गुर्राते हुए ट्रूप के चारों तरफ आ गया। गू मास्टर्स के अलावा बड़ी संख्या में नाइट वुल्व्स भी नाइट वुल्फ किंग के पास थे। गू मास्टर्स को नाइट वुल्फ किंग के साथ साथ इन आम नाइट वुल्व्स से भी निपटना था। और भी गू मास्टर्स मरने लगे। वो अपनी जिंदगी और खून से एक जोशीली जंग का गीत लिख रहे थे। नाइट वुल्फ किंग बेहद तेज था, चीटों से भी कहीं ज्यादा। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं थे, लेकिन उसकी काली खाल एक कवच की तरह चमक रही थी और उसकी डिफेंसिव पावर भी गजब की थी। वो इधर उधर घूम रहा था और जब भी उसके मजबूत और तेज पंजे हमला करते, एक बदकिस्मत गू मास्टर के चीथड़े उठ जाते। जब भी उसकी पतली पूंछ घूमती, आसपास का मैदान साफ हो जाता। गू मास्टर्स मरते रहे और नाइट वुल्फ किंग के शरीर पर भी घाव इकट्ठे होने लगे। लेकिन गोल्डन बेल शील्ड गू अभी तक टूटा नहीं था। हमला शुरू हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि पीछे से वुल्फ किंग्स का एक बड़ा झुंड दौड़ता हुआ आ गया। बैटल हॉल एल्डर मर चुके थे और अब इन वुल्फ किंग्स को रोकने वाला कोई नहीं था। वुल्फ किंग, तुम्हारे रिइंफोर्समेंट्स कहाँ हैं? गे ट्राइब लीडर चिल्लाए, उनका दिल चिंता से भर गया था। बस आ ही रहे हैं, बस थोड़ी देर और। फैंग युआन ने जल्दी से जवाब दिया और आदेश दिया, गे ग्वांग, एक ग्रुप को लीड करो और इन वुल्फ किंग्स को रोको। समझ गया अंकल चैंग, आप बेफिक्र रहे, जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं इन वुल्फ किंग्स को आपको परेशान नहीं करने दूंगा। जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, इधर आओ। गे ग्वांग ने चिल्ला कर कहा और मुड़ गया, बहादुरी से अन वुल्फ किंग्स की तरफ लपका। गे ट्राइब लीडर का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। फैंग युआन ने साइड से फिर चिल्ला कर कहा, भाईगे, खोए मत रहो, हमें जल्दी से गोल्डन बेल शील्ड गू को तोड़ना है। जैसे हाई मैं इस वुल्फ किंग को गुलाम बना लूंगा, ना सिर्फ हम, बल्कि पूरा गे ट्राइब बच जाएगा। चैंग शान यिन, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ,
तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बूढ़े ट्राइब लीडर ने मन ही मन में कसम खाई। वो सबके सामने गे ग्वान को वापस बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, ये खुलेआम तरफदारी करना होता। वो बस पागलों की तरह नाइट वुल्फ किंग पर हमला कर सकते थे। ट्राइब लीडर शक्तिशाली हैं। सभी एल्डर्स ने जब बूढ़े ट्राइब लीडर को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखा तो उनका जोश बढ़ गया। इस बुद्धो में तो गजब की बैटल स्ट्रेंथ है, इसने सच में इससे बहुत गहराई से छुपा रखा था। फैंग यान भी बूढ़े ट्राइब लीडर को एक नई नज़र से देखे बिना नहीं रह सका। जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं उनमें जरूर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो दूसरों से बेहतर होते हैं। बूढ़े ट्राइब लीडर ने गे ट्राइब को इतने लंबे समय तक लीड किया था, वो होशियार, काबिल और कोई आम कैरेक्टर नहीं थे। वुल्फ किंग को बूढ़े ट्राइब लीडर ने बुरी तरह पीटा। उसने अचानक अपना मुंह खोला और ढेर सारी नीली गोस्ट फायर छोड़ दी। गोस्ट फायर गू एक रैंक 2 सोल पाथ गू था। जब ये एडवांस होता तो ये रैंक 3 गोस्ट फ्लेम गू बन जाता। लेकिन अब जो निकल रही थी वो नाइट वुल्फ किंग के रैंक 4 गोस्ट ब्लेज गू से थी। गोस्ट फायर तेजी से बढ़ी, उसकी हड्डियां जमा देने वाली ठंडक ने गू मास्टर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। टाइट घेराव भी ढीला पड़ गया। नाइट वुल्फ किंग को इस तरह सांस लेने का कीमती समय मिल गया और उसने फौरन पीछे हटने की तैयारी की। सोचना भी मत, ये ट्राइब लीडर चिल्लाए और अचानक जोर से सांस खींची, सारी गोस्ट फायर को अपने पेट में खींच लिया। रैंक 4 स्वॉलो फायर गू। यह गू अटैक गू नहीं था। सही से कहा जाए तो ये एक स्टोरेज गू था, खासकर आग को स्टोर करने के लिए। इस बुद्धों के पास काफी अच्छे गू वॉर्म्स हैं। फैंग युआन मन हाईमन हैरान था। गे ट्राइब लीडर का पेट सारी गोस्ट फायर निगलने के बाद 3 गुना फूल गया था, जो काफी अजीब लग रहा था। उसी समय उनकी स्किन गहरी नीली हो गई और एंगे, नाक, मुंह और कानों से खून बहने लगा। रैंक 4 वाइन क्लॉ गू। गे ट्राइब लीडर चिल्लाए और अपना बाण हाथ आगे बढ़ाया। उनका बाण हाथ 5 गुना बड़ा हो गया और एक लकड़ी की जाद में बदल गया। उनकी 5 उंगलियां मजबूत बैंगनी बेलों में बदल गई और एक सांप या चाबुक की तरह नाइट वुल्फ किंग की तरफ लपकी। बैंगनी बेलें तेजी से बढ़ी और नाइट वुल्फ किंग को जकड़ लिया। नाइट वुल्फ किंग की भागने की कोशिश नाकाम हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत से जद्दोजहद की और अपनी विशाल शक्ति का इस्तेमाल करके बेलों को तोड़ दिया। गे ट्राइब लीडर का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही उन्होंने स्ट्रेंथ पाथ को माइनर पाथ के रूप में कल्टिवेट किया था, लेकिन उनकी ताकत नाइट वुल्फ किंग की ताकत से कैसे कंपेयर कर सकती थी। बैंगनी बेलों को बुरी तरह से तोड़ दिया गया। गे ट्राइब लीडर दर्द से चिल्लाए, उनका बाण हाथ वापस अपने असली रूप में आ गया और उनकी 5 उंगलियां टूट गई थीं। वुल्फ किंग, बूढ़े ट्राइब लीडर ने गुर्राते हुए कहा। फैंग युआन जानता था कि वो पूछने वाला है, तुम्हारे रिइंफोर्समेंट्स कहाँ हैं, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ा और कहा, भाईगे, संभाल के। ठीक उसी वक्त नाइट वुल्फ किंग की पूंछ उनकी तरफ आई। फैंग युआन ने अजूर वुल्फ स्किन गू को एक्टिवेट किया और पूंछ की तरफ बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो गे ट्राइब लीडर के लिए हमला रोक रहा हो। स्मैश! एक साफ आवाज गूंजी और उसे वुल्फ टेल ने दूर फेंक दिया। मैं इससे बच सकता था। बूढ़ा ट्राइब लीडर एकदम हक्का बक्का रह गया। जल्दी जाकर लॉर्ड वुल्फ किंग को बचाओ, एकेडमी एल्डर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और फैंग युआन की तरफ दौड़ा। नाइट वुल्फ किंग उसकी तरफ लपका। उससे महसूस हो गया था कि ये ट्राइब लीडर हाई उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उसने अपने ज्यादातर हमले बूढ़े ट्राइब लीडर पर ही किए। बूम बूम बूम! बूढ़े ट्राइब लीडर बचते रहे और अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके नाइट वुल्फ किंग पर हमला करते रहे। एक आदमी और एक जानवर मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। ड्रैगन हेड ड्रिल। बूढ़े ट्राइब लीडर ने हमला किया और पीछे हिट, फिर अचानक एक साथ 3 गू एक्टिवेट किए, अपना किलर मूव चलाते हुए। एक 4 पंजों वाला लकड़ी का ड्रैगन दहाड़ा और हवा में उड़ गया। ड्रैगन का सिर एक भाले में बदल गया और लगातार घूमते हुए सीधा नाइट वुल्फ किंग से जा टकराया। गोल्डन बेल शील्ड गू जो अब तक नाइट वुल्फ किंग की रक्षा कर रहा था, झिलमिलाया और आखिरकार टूट गया। ड्रैगन हेड ड्रिल में अभी भी काफी ताकत बची थी और वो नाइट वुल्फ किंग के शरीर में घुस गया। नाइट वुल्फ किंग ने दर्द भरी चीख मारी। आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान के पर्दे फट जाएं। उसने बैटलफील्ड की सारी मिली जुली आवाजों को भी दबा दिया। इस भारी चोट के साथ नाइट वुल्फ किंग की स्पीड बहुत कम हो गई और उसके शरीर से खून एक फव्वारे की तरह बहने लगा। लेकिन इससे पहले कि गू मास्टर्स खुश हो पाते, इस नाइट वुल्फ किंग की आंखें अचानक लाल हो गई। उसका जंगी जज्बा बढ़ गया और उसने अपना सारा दर्द भूलकर पागलों की तरह पलटवार किया। उसकी लड़ने की ताकत कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़कर उसकी असली ताकत से लगभग डबल हो गई थी। ये रैंक 4 ब्रेव फाइट गू है, डैम इट। चैंग शान यिन, कहाँ है चैंग शान यिन?
बूढ़े ट्राइब लीडर चिल्लाए। लॉर्ड वुल्फ किंग बेहोश हो गए हैं, हम फिलहाल उनका इलाज कर रहे हैं। एकेडमी एल्डर और दूसरे लोग बेहोश वुल्फ किंग को भेड़ियों के झुंड से बचा रहे थे और इससे बेहोश होने के लिए यही टाइम मिला था। यह सुनकर बूढ़े ट्राइब लीडर के मुंह से लगभग खून निकल गया। उनकी पलकें जोर से फड़फड़ाई और वो जोर से चिल्लाए, तो फिर हम चांग शनयिन का इंतजार नहीं करेंगे, हम इस मिरियड वुल्फ किंग को मार डालेंगे। जब हम इससे मार देंगे तो भेड़ियों का झुंड अपने आप ही बिखर जाएगा। भले हाई नाइट वुल्फ किंग की ताकत बढ़ गई थी, लेकिन गोल्डन बेल शील्ड गू के प्रोटेक्शन के बिना उससे आसानी से चोट लग रही थी। लड़ाई बेहद भयंकर हो गई। लगभग हर पाल रैंक 3 के गू मास्टर्स बुरी तरह से घायल हो रहे थे या मर रहे थे। इतनी गहरी लड़ाई के बाद गू मास्टर्स के प्राइमेवल एसेंस भी लगभग खत्म हो चुके थे। जीत के लिए उन्हें इस सीमित प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके लड़ाई जारी रखनी थी। चोटों के बदले चोट देकर, एक दूसरे की एनर्जी बर्बाद करके जो भी साइड आखिर तक खड़ी रह पाती वही विजेता होती। नाइट वुल्फ किंग ने मौत की आहट महसूस की और भी ज्यादा जंगी हो गया। गू मास्टर्स सब अस्त व्यस्त द, सिर्फ बूढ़ा ट्राइब लीडर हाइद जो लड़ाई संभाले हुए थे। डेट रहो, हिम्मत मत हारो। बूढ़ा ट्राइब लीडर इधर उधर घूम रहा था, एक रेस्क्यू वर्कर की तरह काम कर रहा था और समय पर एक एल्डर को बचाया। वो बार बार चिल्ला रहे थे, जिससे उनकी आवाज बहुत भारी हो गई थी। उनकी स्पीड भी धीमी हो गई और उनका कंसंट्रेशन भी कम होने लगा। आखिरकार वो बूढ़े जो थे, ओल्ड ट्राइब लीडर, संभाल के, एक एल्डर ने थोड़ी दूरी से चिल्लाया। बूढ़े ट्राइब लीडर ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि नाइट वुल्फ किंग हवा में ऊंचा था, कातिलाना इरादे से उनकी तरफ झपट रहा था। पीछे हटो, बूढ़े ट्राइब लीडर के दिमाग में यह ख्याल आया, लेकिन उनका शरीर सिर्फ लड़खड़ा सका। थकान इतनी जमा हो चुकी थी कि आखिरकार उनके बूढ़े शरीर की बर्दाश्त से बाहर हो गई। उनकी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। बूम! अगले हाईपैल नाइट वुल्फ किंग झपटा और उन्हें बुरी तरह जमीन पर पटक दिया। ओल्ड ट्राइब लीडर सब चिल्लाए और अपने आसपास के खतरे को भूलकर यूएस तरफ दौड़े। ये ट्राइब लीडर पागलों की तरह अपने प्राइमेवल एसेंस को अपने डिफेंसिव गू में डाल रहे थे, जिससे एक मोटी लकड़ी की ढाल बन गई। बूम बूम बूम! नाइट वुल्फ किंग के पंजे बार बार लकड़ी की ढाल पर पद रहे थे। लकड़ी की ढाल कुछ सांसों तक ही टिकी और फिर टूट गई। फिर विशाल भेड़िए के पंजे गे ट्राइब लीडर पर पड़े। बूढ़े ट्राइब लीडर ने भी एंशिएंट ब्रॉन्ज स्किन और एसेंस आयन बोन्स गू जैसे गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो नाइट वुल्फ किंग के इस जबरदस्त हमले का सामना नहीं कर पाए। ओल्ड ट्राइब लीडर सब रो पड़े और पागलों की तरह हमला करने लगे, नाइट वुल्फ किंग का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नाइट वुल्फ किंग की इट में सिर्फ गे ट्राइब लीडर वो बूढ़े ट्राइब लीडर को मारकर अपना गुस्सा निकालने वाला था, चाहे उससे कितने भी हमले क्यों ना सहने पड़े। चैप्टर 458 बूढ़े ट्राइब लीडर की मौत, पिताजी। इस सीन को देखकर गे ग्वांग जोर से दहाड़ा, उसकी एरू फटने को आ गई थी। ब्रेव फाइट गू का असर खत्म हो गया, नाइट वुल्फ किंग का जंगी जज्बा खत्म हो गया और वो गे ट्राइब लीडर के शरीर से दूर हो गया, सबके हमलों से पीछे धकेल दिया गया। यही मौका है। फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा और वो होश में आ गया। रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू। वुल्फ एनस्लेवमेंट गू एक बड़े धुएं के बादल में बदल गया और नाइट वुल्फ किंग के सिर की तरफ बढ़ा, उससे पूरा ढक लिया। नाइट वुल्फ किंग का जंगी जज्बा खत्म हो चुका था और उसकी भारी चोटों के साथ उसकी चेतना लगभग टूटने के कागार पर थी और अब उससे फैंग युआन की सोल से लड़ना था। फैंग युआन की सोल पहले हाई 100 मैन सोल की ताकत से आगे निकल चुकी थी। नाइट वुल्फ किंग ने एक तेज कॉन्फ्लिक्ट महसूस किया, लेकिन उससे फैंग युआन की वुल्फमैन सोल से अपनी ही प्रजाति की ऑरा महसूस हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट की भावना तेजी से कम हो गई और फैंग युआन की सोल के दबाव में ये ज्यादा देर तक नहीं टिकी, धुआं उसके शरीर में समा गया। कामयाब! फैंग युआन की एड़ी चमक उठी। वुल्फ स्मोक गू। वो जल्दी से बैटलफील्ड की तरफ दौड़ा और बड़ी मात्रा में वुल्फ स्मोक छोड़ा, जिसने नाइट वुल्फ किंग को धक लिया। नाइट वुल्फ किंग की गंभीर चोटें जल्द हाय आराम में आ गई। उसने एक लंबी दहाड़ मारी। इस दहाड़ के नीचे नाइट वुल्फ ग्रुप में अफरा तफरी मच गई और जल्द ही पीछे हट गया। गे ट्राइब का संकट टला गया था, लेकिन बचे हुए गू मास्टर्स के चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। वो एक गहरे गड्ढे के पास जमा हो गए। गड्ढे के अंदर गे ट्राइब लीडर थे। कई गू मास्टर्स उनके पास उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गे ट्राइब लीडर का शरीर पहले ही एक मांस के लोथड़े में बदल चुका था, लेकिन इस गहन इलाज के बाद उनका ज्यादातर शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन सब बेकार था। उनकी चोटें जानलेवा थी
और जैसे हाई हीलिंग गू मास्टर्स का प्राइमेवल एसेंस खत्म हुआ, बूढ़े ट्राइब लीडर को वापस लाने की हल्की सी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई। पिताजी, पिताजी। गे ग्वांग जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया। गे ट्राइब लीडर का हाथ पकड़कर जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगा। ओल्ड ट्राइब लीडर। बचे हुए एल्डर्स की आंख में भी आंसू भर गए। बूढ़े ट्राइब लीडर के चेहरे पर अचानक एक लाली आई और मरने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर गे ग्वांग का हाथ पकड़ा। मेरे बेटे, संभाल कर रहना। वो बस चांग शन यिन का नाम लेने ही वाले थे, लेकिन ठीक उसी वक्त फैंग युआन भीड़ को चीरते हुए आगे आया। भाई गे। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, उसके कंधे हल्का सा कांप रहे थे और ईम से गर्म आंसू बह रहे थे। बूढ़े ट्राइब लीडर ने फैंग युआन को गहरी नजर से देखा। उनका मुंह कुछ बार खुला और बैंड हुआ, लेकिन आखिर में उनके पास बात बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेटा, आज से तू गे ट्राइब का लीडर है। पिताजी, आप मर नहीं सकते। मुझमें अभी भी बहुत कमियां हैं। मुझे अभी भी आपके गाइडेंस की जरूरत है। गे ट्राइब को आपकी जरूरत है। गे ग्वांग ने रोते हुए जवाब दिया, उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। बूढ़े ट्राइब लीडर पानी से बाहर निकली मछली की तरह हौंफ रहे थे। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उनकी चेतना तेजी से एक बहती लहर की तरह गायब हो रही थी। अनपढ़ मौत का साया अब बेहद गहरा हो चुका था। लेकिन मैं चिंता मुक्त नहीं हूं। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। उनके अंदर के जुनून ने बूढ़े ट्राइब लीडर को ताकत की आखिरी बूंद जुटाने दी। उन्होंने गे ग्वांग का हाथ पकड़ा, जैसे उनकी धुंधली दृष्टि एक पाल के लिए साफ हो गई हो। एक अनजानी ताकत ने उन्हें जिंदगी की आखिरी सांस दी। उन्होंने गे ग्वांग का हाथ हिलाया। बेटा, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम गे ट्राइब के लीडर हो। अपने ट्राइब के लिए कभी भी जोश में आकर होश मत खोना और अपने इमोशंस को बीच में मत आने देना। इन शब्दों के साथ बूढ़े ट्राइब लीडर का शरीर सख्त हो गया और उनका उठा हुआ सिर भी धीरे से नीचे गिर गया। जीवन उनके शरीर से निकल गया। ये गे ट्राइब लीडर जिन्होंने अपने ट्राइब के लिए सब कुछ किया, 38 साल की उम्र में लीडर बने और 87 साल की उम्र में जंग में शहीद हो गए। गे ट्राइब के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, अपने खून की हर आखिरी बूंद का इस्तेमाल किया। गे ट्राइब की रक्षा के लिए उन्होंने भेड़ियों के झुंड से एक भयंकर लड़ाई लड़ी और बहादुरी से खुद को कुर्बान कर दिया। पिताजी, पिताजी। गे ग्वांग चिल्लाया, इस कठोर सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लेकिन सच तो सच था। जब ये हो ही चुका है तो इससे सुधारने या बदलने का कोई तरीका नहीं था। पिताजी। ओल्ड ट्राइब लीडर। बैटलफील्ड गहरे दुख में डूब गया था और हर किसी के कानों में रोने की आवाजें गूंज रही थी। सुबह धीरे धीरे हो रही थी। मैं टेंट में, पूरी रात रोशनी जल रही थी। सुबह होते ही मंतु को आखिरकार बैटलफील्ड से एक लेटर गू मिला। बस एक बार हम गे ट्राइब पर कब्जा कर लें, हमारे मन ट्राइब की ताकत डबल हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ उसने लेटर गू खोला और जल्दी से यूएस पर नजर डाली। उसकी नजर जल्द ही धुंधली हो गई। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। लॉर्ड फादर, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने अपनी लगभग सारी ताकत लगा दी, फिर भी हम सफल नहीं हुए? मैंड्यूओ साइड में था, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहा था। मंतु ने एक लंबी सांस ली। नाइट वुल्फ ग्रुप गे ट्राइब कैंप तक पहुंच चुका था, लेकिन गे ट्राइब लीडर और चांग शन यिन ने मिलकर अपनी सारी हाई लेवल ताकत इकट्ठी की और एक काउंटर अटैक में सब कुछ दांव पर लगा दिया। चांग शन यिन ने नाइट वुल्फ किंग को काबू में कर लिया और इस भयानक लड़ाई को खत्म कर दिया। गे ट्राइब ने वापसी कर ली। चांग शन यिन, फिर से वो। मैंडुओ गहरी शांति में डूब गया। जल्दी ही उसकी एड़ी चमक उठी और उसने सुझाव दिया, लॉर्ड फादर, हम अभी हारे नहीं हैं। अभी भी विंड वुल्फ ग्रुप की आखिरी तीसरी लहर बाकी है। मेरे पास एक प्लान है। अच्छा, बोलो। हमारा मन ट्राइब दुबार हारा, इसका असली कारण वुल्फ किंग चांग शन यिन है। ये आदमी वाकई में कमाल का है। बस अगर हम उससे रास्ते से हटा दें तो गे ट्राइब हमारा होगा। तुम्हारे पास क्या प्लान है? बोलो, मुझे सस्पेंस में मत रखो। मैंडुओ ने शैतानी हंसी हंसते हुए साफ साफ कहा, चांग शन यिन ने नाइट वुल्फ किंग को काबू कर लिया है। ये उसकी ताकत है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी है। नाइट वुल्फ किंग के साथ उसका नाइट वुल्फ ग्रुप पर कंट्रोल है। इतनी बड़ी बैटल स्ट्रेंथ पूरे गे ट्राइब से भी ज्यादा है। चांग शन यिन गे ट्राइब के पास लेता हुआ एक खतरनाक जानवर बन गया है। बस अगर उसका इरादा थोड़ा सा भी बुरा हुआ तो गे ट्राइब खतरे में पड़ जाएगा। गे ट्राइब लीडर जैसा होशियार आदमी जरूर डरेगा और खौफ में रहेगा। हम इसका इस्तेमाल करके अफवाहें फैलाएंगे और गे ट्राइब को चांग शन यिन पर शक करने पर मजबूर कर देंगे, उनके बीच फूट डाल देंगे। मंतु ने अफसोस से सांस ली। ये प्लान अच्छा है, लेकिन अब बेकार है।
मैंने तुम्हें बताया नहीं कि गे ट्राइब लीडर नाइट वुल्फ किंग के हाथों पहले ही मर चुका है। गे ग्वांग ने ट्राइब लीडर की पोजीशन ले ली है। क्या? मैन डुओ हैरान रह गया, वो बूढ़ी लोमड़ी सच में मर गई? इतना अचानक कैसे हो गया? गे ट्राइब लीडर की मौत के साथ पूरे गे ट्राइब में सिर्फ चांग शन यिनहाई एक रैंक 4 गू मास्टर था, दूसरे लोग उससे कम्पीट नहीं कर सकते थे। ऊपर से 2 लड़ाइयों के बाद गे ट्राइब को जो नुकसान हुआ था और चांग शन यिन का वुल्फ ग्रुप बढ़कर 20,000 से ज्यादा हो गया था, दोनों तरफ की ताकत अब पूरी तरह से पलट चुकी थी। सिचुएशन अब पूरी तरह से फैंग युआन के हाथ में थी और उसके इतने ऊंचे प्रेस्टीज के साथ कोई भी अफवाह उसकी अथॉरिटी को हिला नहीं सकती थी। गे ट्राइब लीडर मर गया, लेकिन वुल्फ किंग अभी भी मजबूत है और उसने फिर से एक बड़ा वुल्फ ग्रुप काबू में कर लिया है। लॉर्ड फादर, क्या इसका मतलब है कि हमारे पास अब कोई चांस नहीं है? मैन डुओ ने गुस्से से पूछा। मंतु ने नाक सिकोड़ी, उसने लेटर गू टेबल पर रखा और अपनी सीट से उठ गया, अपने हाथ पीछे करके में टेंट में इधर उधर टहलने लगा। और क्या कर सकते हैं हम? क्या हम ट्राइब को मोबिलाइज करके सेना भेजेंगे? हम गे याओ वाला बहाना पहले ही खो चुके हैं, हमारे पास अब कोई सही वजह नहीं बची है। इस बार मैंने तुम्हारा प्लान सुना और एल्डर्स को मोबिलाइज किया, वो पहले ही हद पार करना था। चांग शनयन, हमारा मन ट्राइब सिर्फ इस एक इंसान की वजह से हारा। मंतु ने एक लंबी आ भरी। तो फिर वुल्फ ग्रुप की तीसरी लहर का क्या? मैन डुओ ने झिझकते हुए पूछा। मंतु की ईद में एक खतरनाक रोशनी चमकी। जब हम इस स्टेज तक पहुंच ही गए हैं तो उन्हें ललचाना जारी रखो। हम गे ट्राइब को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये विंड वुल्फ ग्रुप भी चांग शन यिन ने ले लिया तो मैं इंतजार करूंगा इस महान वुल्फ किंग को सबके सामने बेवकूफ बनते हुए देखने का। कई दिनों बाद फैंग युआन ने अपनी बड़ी सेना के साथ विंड वुल्फ ग्रुप का स्वागत किया। अपने बेहतरीन कंट्रोल से उसने एक बड़ी जीत हासिल की। मिरियड विंड वुल्फ किंग को मारने के अलावा उसने बड़ी संख्या में 1000 वुल्फ किंग्स और 100 वुल्फ किंग्स को भी काबू में कर लिया। लड़ाई के बाद नतीजे कैलकुलेट करने पर फैंग युआन ने पाया कि उसका वुल्फ ग्रुप अब 35,000 की विशाल संख्या तक पहुंच गया था। ये बिजनेस करने जैसा था। शुरुआती दौर सबसे मुश्किल होता है, एक बार कैपिटल जमा हो जाए तो एक्सपैंड करना आसान हो जाता है। 3 लड़ाइयों के बाद फैंग युआन की भेड़ियों की सेना ने अपना रूप ले लिया था, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए गे ट्राइब ने भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अनगिनत मॉर्टल्स के साथ साथ बड़ी संख्या में हायाब गू मास्टर्स भी मारे गए। आधे से भी कम एल्डर्स बचे थे और यहां तक कि गे ट्राइब लीडर को भी खुद को कुर्बान करना पड़ा था। अंकल चैंग, ये सच में आपकी वजह से ही हुआ है कि हमारा गे ट्राइब मैन ट्राइब के कंट्रोल से आजाद हो सका। कई दिनों बाद गे ग्वांग फैंग युआन से मिलने आया, अपने साथ एक रैंक 4 इम्पर्मनेंस बोनगू लेकर। अंकल चांग का गे ट्राइब पर एहसान पहाड़ों और नदियों जितना बड़ा है, लेकिन गे ट्राइब अंदर और बाहर से मुश्किलों में घिरा हुआ है, इसलिए हम आपकी इस मेहरबानी का कर्ज नहीं चुका सकते। जूनियर ने ट्राइब के वेयरहाउस में ये रैंक 4 गू देखा, मुझे लगा कि ये अंकल के काम आ सकता है, इसलिए मैं इससे ले आया। गे ग्वांग ने शांति से कहा। मुश्किलें इंसान को मैच्योर बना देती हैं। अपने पिता की मौत के साथ गे ग्वांग को पोजीशन मिली और वो ट्राइब लीडर बन गया। उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था और वो बहुत ज्यादा स्थिर हो गया था। तुमने हाल ही में ट्राइब लीडर की पोजीशन संभाली है और ट्राइब को मैनेज कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। शायद दूसरे एल्डर्स के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हों, तुम मुझे बता सकते हो। फैंग युआन ने इम्पर्मनेंस बोनगू स्वीकार किया और चिंता से पूछा। शायद कुछ 2 मुंह वाले एल्डर्स हों। बस बात यह है कि ट्राइब के पास फिलहाल बहुत कम प्राइमेवल स्टोन्स हैं और हमारे राशन को भी भारी नुकसान हुआ है। घायलों की देखभाल और बाकी चीजें ट्राइब के वेयरहाउस को खाली कर रही हैं। सिचुएशन अब स्थिर हो गई है। कुछ दिन पहले कुछ ट्राइब्समैन चुपके से भाग भी गए थे। हाय, खासकर खाने का मामला। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो राशन आधे महीने में खत्म हो जाएगा और पूरे ट्राइब को भूखा रहना पड़ेगा। गे ग्वांग ने यह कहते हुए फैंग युआन की तरफ देखा, उसकी नजर थोड़ी झिझक रही थी। फैंग युआन हंसा। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। ट्राइब को मेरे वुल्फ ग्रुप को खिलाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ रहा है। गे ग्वांग फौरन खड़ा हो गया। जूनियर शर्मिंदा है। अंकल चांग ने हमारे गे ट्राइब पर इतनी मेहरबानी की है, लेकिन अभी अंकल आप। ही, कोई बात नहीं। असल में अगर तुमने आज इसका जिक्र नहीं भी किया होता तो मैं खुद करता। वुल्फ ग्रुप की संख्या काफी बढ़ गई है, मैं तुम्हारे ट्राइब को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं खुद वुल्फ ग्रुप को शिकार के लिए ले जाऊंगा। उसी समय शिकार करते वक्त मैं जानबूझकर उनकी संख्या कम कर दूंगा। जो वुल्फ मीट मिलेगा
उससे गे ट्राइब्समैन के लिए राशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फैंग युआन ने गर्माजोशी से मुस्कुराकर कहा, अंकल चैंग, मैं नहीं जानता कि आपके प्रति अपना सम्मान जताने के लिए मैं क्या कहूं। गे ग्वांग भावुक हो गया, उसकी ऊँग लाल हो गई जब उसने महसूस किया कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। वैसे तुम्हारे पिता की मौत के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। आखिरकार वो सजेशन मैंने हाई दिया था। मैं अपने वुल्फ ग्रुप को 32,000 तक कम कर दूंगा। मैं तुम्हारे गे ट्राइब के साथ ही चलूंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस प्रोटेक्टिव फोर्स की जरूरत भी होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझता हूं। फैंग युआन ने उसके कंधे पर थपथपाया। मेहनत करो, अपने पिता की उम्मीदों को मत तोड़ना। तुम अब जा सकते हो। जी, मैं चलता हूं। गे ग्वांग की जाती हुई पीठ को देखते हुए फैंग युआन ने मन ही मन में ताना मारा। ये लड़का कितना भोला और नादान था। अगर गे ट्राइब का लीडर यहां होता तो वो अब तक वुल्फ ग्रुप को कमजोर करने के लिए हर तरीका आजमा चुका होता। आखिरकार फैंग युआन के पास अब पूरे गे ट्राइब को खत्म करने की ताकत थी। चैप्टर 459 लैंग या ब्लेसेड लैंड। सूरज धीरे धीरे पूरब से उग रहा था और उसकी किरणें इस बेहद सीमाहीन घास के मैदान पर पड़ रही थीं। विशाल आयन शेल्ड फूल एक दिखने वाली गाती से खिल रहे थे। एक छोटा सा गुलाबी खरगोश फूल से कूदकर बाहर निकला। ये एक पिंक फ्लावर रैबिट था, घास के मैदान का एक आम जानवर। ये सुरंग नहीं खोदता था, बल्कि आयन शेल्ड फूलों के स्टेमन में रहता था। आयन शेल्ड फूलों की पंखुड़ियां स्टील जैसी मजबूत होती थी और वो भेड़ियों और चिड़ियों से बचाव कर सकती थी। पिंक फ्लावर रैबिट एक फूल की तरफ उछला। उसने पहले सूंघा और जब महसूस हुआ कि कोई जहर नहीं है तो उसने उससे खाना शुरू कर दिया। अचानक पिंक फ्लावर रैबिट के कान हिले, उसके दिल में एक तेज चेतावनी उभरी। वुश! फौरन एक लोहे के पंख वाला तीर उसके आर पार हो गया और घास के मैदान में जा धंसा। डू इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स दूर से अपने हम्प वुल्फ पर आ रहे थे। भाई, तुम्हारा आयन फेदर एरो गू कभी नहीं चूकत। हाय, ट्राइब में राशन कम होता जा रहा है। हमारे पास जंगली जानवरों का शिकार करके काबिले वालों के लिए खाना जुटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। दोनों के ट्राइब की हालत के बारे में चिंतित चेहरों से बात कर रहे थे। भले ही फैंग युआन ने अपने भेड़ियों की संख्या कम कर दी थी और मारे हुए भेड़ियों को भी सूखा मांस बना दिया गया था, लेकिन गे ट्राइब जिसमें इतने सारे लोग उससे उनकी सप्लाईज की समस्या का सिर्फ एक हिस्सा ही हाल हो सकता था। जैसे जैसे राशन और कम हुआ, गे ट्राइब्समैन में पैनिक फैलने लगा। दोनों इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद गे ट्राइब की टुकड़ी भी एक बूढ़े जानवर की तरह यहां आ गई। ज्यादातर आम लोग बड़े पेट वाले घोड़े खींच रहे थे, जबकि कुछ थोड़े अमीर घराने टेढ़े सींग वाले बैलों से हथगाड़ियां खींचवा रहे थे जिन पर सामान भरा हुआ था। गू मास्टर्स ZY डटार हम्प वुल्फ्स पर सवार थे और क्योंकि लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी, बहुत सारा सामान हम्प वुल्फ्स के ऊपर भी बंधा हुआ था। इनके अलावा लिजर्ड हाउस गू भी जो काफी प्रोमिनेंट अपने बड़े पैरों से एक हाथी की तरह आगे बढ़ रहे थे। फैंग युआन एक लिजर्ड हाउस गू में लेता हुआ था, उसकी अंग बैंड थी जबकि वो ध्यान में अपने मन को शांत कर रहा था। जब से उसने बड़ी संख्या में भेड़िए लिए थे, उसकी आत्मा पर बोझ बहुत भारी हो गया था। हर दिन उससे कम से कम 4 घंटे सोना पड़ता था और वक्त वक्त पर अपनी ईंट बैंड करके आराम भी करना पड़ता था। एंस्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर बनना आसान नहीं था। हर पद की अपनी महारत और फायदे थे, साथ ही नुकसान और मुश्किलें भी थी। उसका शरीर लिजर्ड हाउस गू की हरकत के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसका दिमाग अपने अपचर में चला गया। असली सोने का प्राइमीवल समुद्र हल्की लहरों में बह रहा था। क्रिस्टल दीवारों साफ और चमकदार थी, इतनी साफ सुथरी डिग्री के साथ अगर वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में होता तो वो रैंक 5 में आगे बढ़ने की कोशिश कर चुका होता। लेकिन अभी फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स में था और उसकी कल्टीवेशन अस्थायी रूप से धीमी हो गई थी। उसने अपने गू वॉर्म्स को देखा। उसका विटल गू रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा अपना रूप छुपाए अपच के केंद्र में सुषुप्त अवस्था में था। समुद्र के ऊपर एक भेड़िए के आकार का काला बादल तैर रहा था। यह वुल्फ स्मोक गू था, जिसे खास तौर पर भेड़ियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राइमीवल समुद्र की सतह पर रैंक 5 बैटल बोन व्हील था। उसमें अभी भी कई दरारें थीं और वो लहरों के साथ बह रहा था। स्नो वॉश गू भी वैसा ही कर रहा था। ये एक बर्फीली विलो पट्टी की तरह समुद्र की सतह पर तैर रहा था। हिंसन क्लूज गू जो एक कटलफिश जैसा दिखता था, प्राइमीवल समुद्र में तैर रहा था। समुद्र के तला में बड़ी संख्या में वुल्फ एंस्लेवमेंट गू थे, कई रैंक 2 के कुछ रैंक 3 के और कोई रैंक 4 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू नहीं था। तला में डू स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू भी थे। फैंग युआन ने 5 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू खरीदे
उसने 3 इस्तेमाल कर लिए थे और अब सिर्फ 2 बचे थे। एक गू जिसका सिर भेड़िए का और पेट मछली का था, समुद्र के तला में पड़ा था, कभी कभी इधर उधर घूमता था। यह वुल्फ स्वॉलो गू था, एक रैंक 4 स्टोरेज गू। फैंग युआन के पास एक और स्टोरेज गू भी था। ये एक कप जैसा दिखता था, ये रैंक 5 मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू था। नेचुरली नॉर्दर्न प्लेन्स में इसका असर सिर्फ रैंक 4 का था। एपर्चर में मौजूद चीजों के अलावा फैंग युआन की बाईं नाव में एक धुंधली दूसरी पुतली थी, यह वुल्फ केयर गू था। उसके गले में वुल्फ हाउल गू था। उसकी जीभ के नीचे गोस्ट फायर गू था। उसकी छाती पर एक नीला भेड़िए का टैटू था, यह अजूर वुल्फ स्किन गू था। उसकी पीठ पर एक जोड़ी चील के पंखों का टैटू था, यह रैंक 3 ईगल विंग्स गू था। उसके पास बोन बैम्बू गू और वुल्फ सोल गू भी थे, लेकिन वो पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे। उसके दोनों पैरों पर डू रैंक 4 वुल्फ स्प्रिंट गू द, जिन्हें मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हाँ, इमॉर्टल गू फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल पॉइजन ग्रासलैंड में दफन था। मैंने चांग शन यिन के गू वॉर्म्स का सेट इनहेरिट कर लिया है। ए फ्लैट, मेरे पास हजारों भेड़िए हैं, मैं कह सकता हूं कि मैंने एंस्लेवमेंट पाथ में छोटी सी सफलता हासिल कर ली है। लेकिन इस लेवल की ताकत से कमजोरों को सताना तो मुमकिन था, लेकिन एक्सपर्ट से लड़ते वक्त अभी भी कई बड़ी कमजोरियां थी। एंस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर का सबसे बड़ा डर लीडर का सर काटने वाली टैक्टिक थी। जब फैंग युआन ने पहले गे ट्राइब के साथ मिलकर काम किया था, तब वो एक ऐसे वुल्फ ग्रुप से निपट रहे थे जिनकी इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं थी। गू मास्टर्स के खिलाफ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जब तक गू मास्टर बेवकूफ ना हो, वो सबसे पहले फैंग युआन को हाई टारगेट करेंगे। उस जमाने में चांग शन यिनहातु गू के डाकुओं के ग्रुप को मारने में इसलिए सफल हुआ था क्योंकि उसके पास 1000 मैन सोल के अलावा कई मिरियड वुल्फ किंग्स, लाखों भेड़िए और एक ट्रम्प कार्ड भी था, म्यूटेटेड व्हाइट आई वुल्फ से बनी एलिट भेड़ियों की एक पैक। फैंग युआन की एंस्लेवमेंट पाथ में मौजूदा ताकत असली चांग शन यिन की 20% भी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या अब यह है कि मैं एक बॉटलनेक पर पहुंच गया हूं, मेरी हर एस्पेक्ट में कल्टिवेशन रुक गई है। मेरी सोल के मामले में मैं पहले एक वुल्फमैन सोल कल्टिवेट कर चुका हूं, और इससे और मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका गट्स गू का इस्तेमाल करना है। बदकिस्मती से मैं नॉर्दर्न प्लेन्स में हूं और हूँ इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस नहीं जा सकता। डांग पहाड़ भी मर रहा है, मेरे बचाने का इंतजार कर रहा है। इमॉर्टल गू ग्रुअल मड के असर के कारण अब कम गट्स गू बन रहे हैं। कुछ दिन पहले फैंग युआन ने इम्पर्मनेंस बोन गू का इस्तेमाल करके अपनी हड्डियों को पूरी तरह से इम्पर्मनेंस बोन्स में बदल दिया था। इंसानी शरीर एक चमड़े के आवार की तरह होते हैं जिसमें आत्मा राखी जाती है। इम्पर्मनेंस बोन्स ने फैंग युआन को इस चमड़े के आवार को और मजबूत बनाने दिया। अब 1000 मैन सोल को संभालना कोई समस्या नहीं थी। मेरी कल्टिवेशन रीजन के दबाव के कारण रुक गई है। मेरी सोल भी एक बॉटलनेक तक पहुंच गई है। स्ट्रेंथ पाथ के मामले में 3 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू का इस्तेमाल करने और अपनी ताकत को 30 जून बढ़ाने के बाद ये भी मेरे शरीर की सीमा तक पहुंच गई थी। इसके अलावा वुल्फ ग्रुप के एक्सप्लोसिव विस्तार के साथ एंस्लेवमेंट पाथ का नुकसान साफ दिखने लगा है। इन वुल्फ ग्रुप को खिलाने के लिए मुझे उन्हें हर दिन छोड़ना पड़ता है ताकि वो खुद शिकार कर सकें या उन्हें शिकार पर ले जाना पड़ता है, और अगर मेरी किस्मत खराब हुई तो उन्हें भूखा रहना पड़ सकता है। बोझ बहुत भारी है और संसाधन की खपत भी बहुत ज्यादा है। अगर ये काम गे ट्राइब को ना सौंपा जाता तो ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। फैंग युआन ने खुद हाई वुल्फ ग्रुप की संख्या कम करने की पहल की थी ताकि यूएस पर दबाव कम हो। एंस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स बहुत ज्यादा संसाधन खर्च करते थे और अक्सर उन्हें बड़े क्लान्स ही पालते थे। यहां तक कि सुपर क्लान्स भी सिर्फ 2 से 3 ही पाल सकते थे। इन दिनों फैंग युआन खाने की समस्या को हल करने के बारे में सोच रहा था। दूसरों से अलग उसके पास एक बहुत बड़ा फायदा था, वो एक ब्लेस्ड लैंड को कंट्रोल करता था। अगर वुल्फ ग्रुप को खिलाने के लिए ब्लेस्ड लैंड में भेजा जा सकता और जब जरूरत होती तब बाहर निकला जा सकता तो ये समस्या पूरी तरह से हल हो जाती। लेकिन हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड सेंट्रल कॉन्टिनेंट में था और होल अर्थ गू की रंगे एक रीजन तक ही सीमित थी। मतलब होल अर्थ गू सेंट्रल कॉन्टिनेंट में किसी भी जगह से जुड़ सकता था, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बाहर यह बेकार था। होल अर्थ गू का कोई फायदा नहीं था, इसलिए फैंग युआन ने स्टारगेट गू के बारे में सोचा। ये एक नया गू था जो उसकी पिछली जिंदगी में 5 रीजन्स की केओटिक लड़ाई के दौरान इन्वेंट हुआ था। ये एक रैंक 5 एक्सपेंडेबल गू था और इसकी एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट्स होल अर्थ गू से भी ज्यादा सख्त थी। इससे सिर्फ काले आसमान में सितारों की शक्ति का इस्तेमाल करके हाई एक्टिवेट किया जा सकता था, और वो भी सिर्फ रात में जब आसमान में बहुत सारे सितारे हों।
लेकिन इसकी रंगें बहुत बड़ी थी जो पांचों रीजन्स को पार कर सकती थी। फैंग युआन के पास स्टारगेट गू की रेसिपी थी, लेकिन जरूरी मटेरियल दुर्लभ थे। इसके लिए कई प्राचीन गू वॉर्म्स की जरूरत थी और एक या दो सप्लीमेंट्री मटेरियल तो इमेमोरियल युग से भी थे। इसके अलावा स्टारगेट गू की रिफाइनमेंट सक्सेस रेट बेहद कम थी, सो रिफाइनमेंट कोशिशों में से एक भी सफल ना हो, ऐसा भी हो सकता था। एक कारण जिसकी वजह से फैंग युआन ने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ अपने ट्रांजैक्शन में स्टारगेट गू बनाने के लिए मटेरियल एक्सचेंज करने की कोशिश नहीं की, वो यही था। एक और महत्वपूर्ण कारण ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो था। जब से फैंग युआन ने ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को ब्लेस्ड लैंड से बाहर निकला था, वो टीएनटी पहाड़ के आसपास मंडरा रहा था। इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में घुसने का उसका कोई इरादा नहीं था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। टीएनटी पहाड़ पर मौजूद गू इमॉर्टल्स भी सिर्फ अपनी समस्याओं की परवाह करते थे और दूसरों की मुसीबत से उन्हें कोई मतलब नहीं था। स्टारगेट गू का इस्तेमाल और ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो का आपस में क्या संबंध था? जैसा कि पहले बताया गया, स्टारगेट गू को काले आसमान में सितारों की शक्ति को अब्जॉर्ब करके बनने में समय लगता था। लेकिन इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड अपनी एक अलग दुनिया थी और यूएस में ना तो सूरज था और ना ही सितारे। अगर फैंग युआन को सितारों की शक्ति अब्जॉर्ब करनी थी तो उससे प्रवेश द्वार खोलना पड़ता और बाहरी दुनिया की सितारों की रोशनी को अंदर आने देना पड़ता। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो इस मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाता। ये सौदा बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। डांग पहाड़ मर रहा था, उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। अगर ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ब्लेस्ड लैंड में घुस गया तो ये मौजूदा स्थिति को कई गुना और खराब कर देता। इसलिए स्टारगेट गू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लगता है वे सिर्फ लंग या ब्लेस्ड लैंड की तरफ ही देख सकता हूं कि क्या इससे सुझाने का कोई तरीका है। इस स्पीड से हम लगभग 7 दिनों में क्रेसेंट लेक पहुंच जाएंगे। फैंग युआन ने आह भरी, अपनी उम्मीदें लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर टिकाते हुए। हल्के सितारों वाली अंधेरी रात में चांद चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। घास के मैदान पर एक चंद्रमा के आकार की झील थी जो 15,000 ली लंबी और 5,000 ली चौड़ी थी। झील के दोनों सायर मुड़े हुए और न्यूक्लियर थे, जबकि बीच का हिस्सा चंद्रमा जैसा चौड़ा था। झील शांत थी और एक क्रिस्टल जैसी चमक दे रही थी। आसमान में चंद्रमा और क्रिसेंट लेक अपनी अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। यह क्रिसेंट लेक था। यहां जलीय पौधे भरपूर थे, आसपास का माहौल शांत था और कई प्रकार के जीव यहां रहते थे। यहां 3 सींग वाले राइनो, पानी के भेड़िए, ड्रैगन फिश, आयन शेल्ड फूल, स्टीप क्लिफ GHAS और भी बहुत कुछ था। हॉर्सशू इस झील को घेरे हुए एक हल्का सा जंगल बनाते हुए। पिच ब्लैक काले बादल दूर से हो रहे थे, एक ठंडी और बुरी ऑरा लिए हुए। काले बादलों ने चांदनी को रोक लिया और एक घनी छाया डाली। छाया एक दुष्ट जानवर जैसी थी, क्रेसेंट लेक की सतह को पार करते हुए उसके केंद्र में रुक गई। ये यहां हैं। कई लोग बादल पर खड़े थे और उनमें से एक खिलखिला रहा था। वो बदसूरत था, उसका माथा बाहर निकला हुआ था, उसकी आंखों के गद्दे गहरे थे, उसकी आंखें बैंड थी और उसके कान बड़े और साफ दिखाई दे रहे थे। बिखरे बालों और काले चोगे में उससे एक गहरी बुरी ऑरा निकल रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि रैंक 6 गू इमॉर्टल गी वांग था। लंग या ब्लेस्ड लैंड यहां छुपा हुआ है? लोनर होंगयू ने साइड से कैजुअली पूछा। वो भी एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था, एक युवा के रूप में, गोल चेहरा और साफ रंगत। मैंने खुद इसकी जांच की है, कोई गलती नहीं हो सकती। समय का हिसाब लगाएं तो जल्द हाईलंग या ब्लेस्ड लैंड को अपनी अर्थली कैलेमिटी का सामना करना पड़ेगा। केक हम पहले बदलावों को देखेंगे और जब समय आएगा तो एक साथ हमला करेंगे। गी वांग की आवाज में कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। चैप्टर 460 सभी समय का नंबर 1 रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल समय धीरे धीरे बीत रहा था। काले बादलों पर मौजूद कुछ लोग शांति से इंतजार कर रहे थे। गी वांग और लोनर होंगयू के अलावा वहां 3 महिला इमॉर्टल्स भी थीं। इन तीनों में से हर एक इमॉर्टल खूबसूरत और आकर्षक थी। वो हुआ है 3 इमॉर्टल्स थीं। ठंडे चेहरे वाली नीले चोगे में इमॉर्टल फेरी किंग सुओ थी। छोटी और गोरी लड़की जिसने पीला वस्त्र पहना था वो फेरी हुवैंगशा थी। नखरीली लड़की जिसने गुलाबी स्कर्ट पहनी थी वो फेरी फैन मेंग थी। तीनों गी वांग और लोनर होंगयू से कुछ दूरी पर एक साथ खड़ी थीं, जैसे वो अलग अलग पक्षों से हों। फेरी किंग सुओ क्रेसेंट लेक को देख रही थी, जबकि फेरी हुवैंगशा और फेरी फैन मेंग धीरे धीरे बातें कर रही थीं। वक्त वक्त पर गी वांग और लोनर होंगयू को सतर्क नजरों से देख रही थीं। गी वांग के बदसूरत चेहरे की बात छोड़ ही दे, जिससे तीनों सुंदरियों को घिन आती थी। लोनर होंगयू ने एक गू रिफाइन करने के लिए अपने ही माता पिता को मार दिया था और अपने भाइयों को धोखा दिया था,
जिसके कारण राइचस पाथ की तीनों महिला इमॉर्टल्स को उससे नफरत थी। लेकिन लंग या ब्लेस्ड लैंड एक बेहद जरूरी मामला था। जो गू इमॉर्टल यहां रहता था वो मशहूर नंबर 1 रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल लॉन्ग हेयर एंसेस्टर था। इस व्यक्ति के पास रैंक 8 की कल्टिवेशन थी और वो रिफाइनमेंट पाथ में बेहद माहिर था। उसके पास रिफाइनमेंट पाथ में एक ऐसी प्रतिभा थी जो इमेमोरियल टाइम्स में भी दुर्लभ थी। उसने एक लंबी जिंदगी जी, वो डू वेनरेबल्स के युग में रहा, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ये दोनों रैंक 9 गू इमॉर्टल्स भी उससे ज्यादा नहीं जिए। उसकी रिफाइनमेंट पाथ की प्रतिभा ने थीविंग हेवन और जायंट सुन जैसे दो वेनरेबल्स को भी कई बार प्रशंसा में आह भरने पर मजबूर कर दिया और उसके आगे हार मान ली। उन दोनों ने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से अपने लिए गू रिफाइन करने का अनुरोध किया था। बाद की पीढ़ियों द्वारा किए गए स्टैटिस्टिक्स में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने अपनी जिंदगी में कम से कम 38 इमॉर्टल गू रिफाइन किए थे। ये सिर्फ एक निष्कर्ष था, इसमें उसकी कई कहानियां और अफवाहें शामिल नहीं थीं। हालांकि ऐसा व्यक्ति भी समय की नदी के प्रवाह से नहीं लड़ सका और आखिरकार बुढ़ापे से मर गया। अफवाहों के अनुसार वो मरने के बाद एक लैंड स्पिरिट बन गया और लंग या ब्लेस्ड लैंड में लगातार गू रिफाइन कर रहा था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का निवास स्थान था, इसलिए इसमें बड़ी मात्रा में गू वॉर्म्स की रेसिपीज थी, जिसमें इमॉर्टल गू की रेसिपीज भी शामिल थी। हुआ है 3 इमॉर्टल्स शायद गी वांग और लोनर होंगयू को पसंद न करती हों, लेकिन इमॉर्टल गू रेसिपी का लालच इतना था कि उन्होंने अपने राइचस पथ की पहचान को किनारे रखकर इंडू डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। क्रैक! अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी, क्रेसेंट लेक के ऊपर का स्पेस फट गया और बिजली की एक चमक दिखाई दी। अर्थली कैलेमिटी शुरू हो गई है, गी वांग ने जोश से चिल्लाया। कुछ देर के लिए क्रेसेंट लेक के केंद्र के ऊपर बिजली लगातार गरजती रही। ये बिना शक के अर्थली कैलेमिटी का आगमन था, जिसने ब्लेस्ड लैंड में एक छेड़ बना दिया था। लोनर होंगयू की निगाहें चमक उठी जब उसने इस दृश्य को बिना पलक झपकाए देखा। हुआ है 3 इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की एक में उत्साह देखा। उनकी सांसें भी तेज हो गई थीं। इमॉर्टल गू ढूंढना मुश्किल था। इन 5 गू इमॉर्टल्स में से किसी के पास एक भी इमॉर्टल गू नहीं था। हाँ, उनके पास रैंक 5 गू द, और वो भी बड़ी मात्रा में, सभी टॉप क्वालिटी के गू थे। लेकिन उनके पास कितने भी मोर्टल गू क्यों ना हो, वो एक भी इमॉर्टल गू का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गू इमॉर्टल्स की इमॉर्टल गू के लिए प्यास एक ऐयाश इंसान की एक बेहद सुंदर लड़की को देखने से कहीं ज्यादा थी। रंबो! हवा में झील के ऊपर बिजली गरज रही थी और लगातार नीचे गिर रही थी, जैसे ऊपर से तूफान बरस रहा हो। दूसरा छेड़, तीसरा छेड़, अर्थली कैलेमिटी एक के बाद एक छेड़ बना रही थी। यह अर्थली कैलेमिटी है, एंडलेस थंडर एंड लाइटनिंग रेन, कितनी भयानक ताकत है। लोनर होंगयू ने इस दृश्य पर हैरानी जताई। अगर ये हमारे हुआ है ब्लेस्ड लैंड में होता, तो भले ही हम तीनों बहनें मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाती। लैंग या ब्लेस्ड लैंड सच में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का निवास स्थान होने के लायक है। क्या हम इस बार सच में इमॉर्टल गू रेसिपी छीन पाएंगे? हुआ है 3 इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। पहले गी वांग ने उन्हें कई फायदे दिए थे और इसलिए हुआ है 3 इमॉर्टल्स दौड़ी चली आई थीं। ए फ्लैट, तीनों को लगा कि यह काम आसान नहीं होगा और लंग या ब्लेस्ड लैंड में जबरदस्ती घुसना कोई साधारण बात नहीं होगी। गू इमॉर्टल्स मानव जाति के एलीट्स द, जिनकी बुद्धि आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। चाहे वो हुआ है 3 इमॉर्टल्स हो या लोनर होंगयू, वो सभी सतर्क और चौकस थे। गी वांग ने सबके चेहरे के भाव देखे और जोर से हंसा। ये कचरा दुनिया हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। ब्लेसड लैंड में किस्मत होती है, इसलिए दुनिया आपदाएं और मुसीबतें भेजती है। इस किस्मत को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। ब्लेसड लैंड जितना बेहतर मैनेज किया जाता है, उतनी ही मजबूत आपदाएं और मुसीबतें उन्हें झेलनी पड़ती हैं। इस एंडलेस थंडर एंड लाइटनिंग रेन की ताकत देखो, क्या ये अनब्लेस्ड लैंड्स के बराबर नहीं है जिनके पास फॉरबिडन ग्राउंड्स हैं? सब लोग जरा सोचो, इस लैंग या ब्लेस्ड लैंड में कितनी रेसिपीज स्टोर हैं? यहां जरूर कई इमॉर्टल गू रेसिपीज होंगी, वरना ये घटिया आसमान इतनी शक्तिशाली अर्थली कैलेमिटी क्यों भेजता? इन शब्दों ने इमॉर्टल्स के दिल को छू लिया। जब उन लोगों ने इमॉर्टल गू के बारे में सोचा तो उनकी ईन में इच्छा और जोश आ गया। गी वांग सही कह रहा है। मैं भी पहले कुछ ब्लेस्ड लैंड्स में गया हूं, और वो मालिक विहीन ब्लेस्ड लैंड्स जो टूटने के कागार पर उनकी अर्थली कैलामिटीज एक हल्की बूंदाबांदी जितनी कमजोर थी। लेकिन ब्लेस्ड लैंड बेहद महत्वपूर्ण है। कौन सा गू इमॉर्टल नहीं चाहेगा कि वो अच्छे से डेवलप हो? लोनर होंगयू ने कड़वाहट से हंसा। ब्लेस्ड लैंड जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा,
उतनी ही मजबूत आपदाएं और मुसीबतें आएंगी। गू इमॉर्टल बनना आसान नहीं है। केक कल्टिवेशन का मतलब है आसमान के खिलाफ जाना। ये घटिया आसमान हमें कमजोर करना चाहता है और हमें दबाना चाहता है, इसलिए हमें इसके खिलाफ जाना होगा और आगे बढ़ना होगा। गी वैंग ने जोड़ा, तुम दोनों कुछ ज्यादा हाई एक्सट्रीम हो। कल्टिवेशन असल में आसमान के आदेश का पालन करना है। हम गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके महान दाव और दुनिया के कानून का अध्ययन करते हैं। हम ब्लेस्ड लैंड को मैनेज करते हैं ताकि आसमान और धरती की जगह आशीर्वाद लाएं और किस्मत को पालें, ताकि सभी जीव समृद्ध हो सके। इमॉर्टल किंग सुओ ने एक साफ और मधुर आवाज में जवाब दिया। लोना होंगयू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस विषय पर बहस नहीं करना चाहता था, स्थिति को देखते हुए। ये डेमोनिक पाथ और राइचस पथ के आदर्शों का अंतर था। प्राचीन काल से इस दृष्टिकोण के अंतर पर बहस होती रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि कौन सा सच के ज्यादा करीब है। गी वैंग हंसा और नीचे छेड़ की तरफ इशारा किया। अर्थली कैलेमिटी और भी खतरनाक हो गई है। लैंड स्पिरिट को इन छेदों को काटने से रोकने के लिए हमें अभी हमला करना चाहिए। ठीक है, लोना होंगयू ने अपना समर्थन जताया। प्लीज आप पहले हमला करें, गी वैंग। तीनों इमॉर्टल फेरीज एकमिट हो गईं। गी वांग ने मुस्कुराते हुए एक हरे अंगूर का इमॉर्टल एसेंस बीड निकला, फिर उसने एक गू वर्म एक्टिवेट किया जो इमॉर्टल एसेंस बीड को पकड़कर छेड़ की तरफ उड़ गया। यह गू वर्म ब्लेस्ड लैंड में घुस गया, लेकिन या तो यूज अर्थली कैलेमिटी ने दबा दिया या नाश कर दिया, क्योंकि गी वांग ने तुरंत उससे अपना कनेक्शन खो दिया। हालांकि गी वैंग का हरे अंगूर का इमॉर्टल एसेंस भी लंग या ब्लेस्ड लैंड में घुस गया और तुरंत फट गया, जिससे लंग या ब्लेस्ड लैंड में मौजूद इमॉर्टल एसेंस खर्च हो गया। गू इमॉर्टल्स के लिए इमॉर्टल एसेंस का हर एक मोती बहुत कीमती था। आमतौर पर गू इमॉर्टल्स हमेशा उन्हें जमा करने की कोशिश करते थे और जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो उन्हें हल्के में इस्तेमाल नहीं करते थे। गी वांग को एक उदाहरण के रूप में काम करते देख बाकी चारों ने भी एक एक करके एक इमॉर्टल एसेंस बीड भेजा। गी वांग ने अपना दूसरा इमॉर्टल एसेंस बीड भेजा और दूसरों ने भी अपना दूसरा इमॉर्टल एसेंस बीड भेजा। गू इमॉर्टल्स के मरने के बाद वो लैंड स्पिरिट में बदल जाते थे, लेकिन अब इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर सकते थे। लैंड स्पिरिट के लिए बचा हुआ इमॉर्टल एसेंस जितना ज्यादा इस्तेमाल होता उतना कम हो जाता, जबकि गी वांग और ग्रुप में 4 लोग थे और उनके पास संख्या का फायदा था। लेकिन 100 राउंड्स के बाद भी इस लैंग या ब्लेस्ड लैंड में अभी भी इस्तेमाल करने के लिए इमॉर्टल एसेंस था। गी वांग के अलावा दूसरे इमॉर्टल्स ने झिझक के लक्षण दिखाए। वो लॉन्ग हेयर एंसेस्टर एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था। भले ही वो मर गया, लेकिन उसने जो इमॉर्टल एसेंस छोड़े वो वाइट लिची इमॉर्टल एसेंस थे। 100 हरे अंगूर के इमॉर्टल एसेंस बीड्स एक वाइट लिची इमॉर्टल एसेंस के बराबर नहीं हो सकते। जब फेरी फैन मेंग की बारी आई तो उसने एक हरे अंगूर का इमॉर्टल एसेंस बीड पकड़ा, लेकिन तुरंत हमला नहीं किया। गी वांग की एंड में एक काली रोशनी चमकी और उसने ताना मारा, तुम किस बात से डर रही हो? लॉन्ग हेयर एंसेस्टर थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के समय का व्यक्ति था और उसने अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जब तक कि वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के समय मौत के दरवाजे पर जद्दोजहद नहीं कर रहा था और आखिरकार बुढ़ापे से मर गया। भले ही उसने व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस छोड़े लेकिन ब्लेस्ड लैंड पहले हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के युगों से गुजर चुका है। पहले का लंग या ग्रोटो हेवन पहले ही गिर चुका था और एक ब्लेस्ड लैंड बन गया था। ए फ्लैट, कितना व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस बचा होगा? शायद सिर्फ कुछ पतला इमॉर्टल एसेंस पेस्ट। लोनर होंगयू हंसा, गी वांग सही कह रहा है। तुम लोगों ने भी अभी अभी अर्थली कैलेमिटी देखी। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में इतनी सारी रेसिपीज हैं, जिसमें कई इमॉर्टल गू रेसिपीज भी शामिल हैं। ये किस्मत बहुत बड़ी है और इसलिए अर्थली कैलेमिटी इतनी शक्तिशाली है। भले ही उसके पास और व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस बचे हों, वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में हिम्मत वालों को इनाम मिलता है और डरपोक भूखे मरते हैं। और इमॉर्टल एसेंस फेंको, इतना इन्वेस्ट करने के बाद क्या हम इस मोड़ पर हार मान ले? हो सकता है हम सफलता से ज्यादा दूर ना हों। गी वांग ने ललचाया। तीनों महिला इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा। फेरी किंग सुओ ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा इमॉर्टल एसेंस हमने धीरे धीरे बचाया है और कहीं से पैदा नहीं हुआ। ऐसा करते हैं, हम 50 और बीड्स फेंकेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इस तरह 50 और राउंड्स तक इमॉर्टल एसेंस बीड्स भेजने के बाद लंग या ब्लेस्ड लैंड ने अपनी अक्षमता दिखानी शुरू कर दी। गी वांग जौ से हंसा और खिलखिलाया। तीनों महिला इमॉर्टल्स को पहले लगता था कि गी वांग की हंसी रूड और कानफाड़ू है, लेकिन अब उन्हें उस सुनकर खुशी महसूस हो रही थी।
वो लगभग देख सकती थीं कि इमॉर्टल गू रेसिपीज उन्हें बुला रही हैं। 30 और राउंड्स के बाद चारों इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एसेंस ब्लेस्ड लैंड में घुस गए और फूल गए, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हुए और एक चेन एक्सप्लोजन बनाते हुए, लेकिन ब्लेस्ड लैंड में कोई गतिविधि नहीं हुई। इसका मतलब था कि ब्लेस्ड लैंड का इमॉर्टल एसेंस खत्म हो गया था। सब लोग, मैं पहले चलता हूं। गी वांग अचानक हंसा और अपने नीले काले चमगादड़ के पंख फड़फड़ाए और छेड़ की तरफ बढ़ा और लंग या ब्लेस्ड लैंड में घुसने वाला पहला व्यक्ति बना। गड़बड़ है, लोनर होंगयू चिल्लाया, और पीछे रह जाने के डर से वो एक लाल रोशनी में बदल गया और आगे बढ़ गया। ये डेमोनिक पाथ के गू मास्टर्स सच में धोखेबाज और चालाक हैं। हुआ है, 3 इमॉर्टल्स ने गुस्से से नाक सिकोड़ी और तेजी से पीछे हो ली। तीनों इमॉर्टल्स ब्लेस्ड लैंड में घुस गईं और महसूस किया कि उनके रैंक 5 गू को आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है। लंग या ब्लेस्ड लैंड का इमॉर्टल एसेंस जरूर खाली हो गया है, फेरी हुआंगशा ने उत्साह से कहा। तीनों इमॉर्टल्स अनंत बिजली और बारिश को पार करके ब्लेस्ड लैंड की गहराइयों में पहुंच गईं। हालांकि उन्होंने जो देखा वो एक ऐसा दृश्य था जिसमें पूरे इलाके को सफेद बादलों ने ढक रखा था। बादलों के समुद्र में 12 इमारतें थीं, हर एक शान से सजी हुई और शानदार थी, जिसमें हजारों सालों के इतिहास की सुंदरता थी। इमारतों के आसपास इमॉर्टल क्रेन्स उड़ रहे थे, फेदरमन हवा में मंडरा रहे थे, रंग बिरंगे बादल घूम रहे थे और चंदन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। यह क्लाउड सॉइल है, इस पर असली जमीन की तरह चला जा सकता है और इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, मोर्टल दुनिया की मिट्टी से कहीं ज्यादा। फेरी किंग सुओ ने अपने खूबसूरत पैरों से कदम रखा और उत्साह से बोली, एक दृश्य जो ओल्ड एंसेस्टर इमॉर्टल के लायक है, फेरी फैन मेंग ने प्रशंसा में कहा। कहते हैं कि 12 क्लाउड बिल्डिंग्स के अंदर अनगिनत रेसिपीज राखी हुई हैं। सोच भी नहीं सकती कि मैं आज उन्हें अपनी आंखों से देख सकती हूं। फेरी हुआंगशा को सच में बहुत खुशकिस्मत महसूस हुआ। हा हा हा, सब कुछ मेरा है। दूर से गी वांग की कान फाड़ू आवाज तक फैली, वो बादलों के समुद्र पर बनी एक इमारत में उड़ रहा था। जहां तक लोनर होंगयू का सवाल है, वो पहले ही पास की एक क्लाउड बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था। हुआ है, 3 इमॉर्टल्स ने माथा सिकोड़ा और एक दूसरे को देखने के बाद वो अलग अलग 3 क्लाउड बिल्डिंग्स की तरफ उड़ गईं। चैप्टर एंड।